वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं शिवनाथ यूनिवर्सिटी के एपीटी टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर पीस ऑफ मेटल। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्वायर पीस, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना लेना चाहिए, right? So a square piece of metal has a semicircular piece cut out as shown in diagram. So आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर, देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, राइट? द एरिया ऑफ द रिमेनिंग मेटल, तो ये जो रिमेनिंग मेटल है इसका एरिया हमें दिया हुआ है, दैट इज द इट्स एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर. तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड. तो बेसिकली हमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है. चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग. तो लेट अस सपोज इट्स लेंथ इज x सेंटीमीटर. मान लेते हैं स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी आल्सो x सेंटीमीटर, राइट? सो वी कैन राइट एरिया ऑफ स्क्वायर. So area of square will be x square सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए अगर ये पूरा डायमीटर x है तो रेडियस हो जाएगा इसका, इट्स रेडियस विल बी x बाई 2 सेंटीमीटर, राइट? तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी, area of semi circle will be pi r square divided by 2, क्योंकि हम लोग हाफ सर्कल के लिए काम कर रहे हैं. सो पाई x बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बी पाई x स्क्वायर अपॉन 8. सो द एरिया ऑफ रिमेनिंग portion will be what? Area of square, that is the x square, minus area of semicircle, that is the pi x square upon 8. This is my area of remaining square. और ये हमें दिया हुआ है कि ये 100 के इक्वल है. So we should equate x square minus pi x square upon 8 should be equal to 100. So x square यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, 1 minus pi by 8 is equal to 100, राइट? यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए. एक्स स्क्वायर दिस विल बी 8 माइनस पाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 100. सो x will be 8 into 100 upon 8 minus pi with the square root, which can be solved as, देखिए 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 8 का हम लोग 2√2 बाहर निकाल सकते हैं अपॉन अंडर रूट 8 माइनस पाई. सो this will be 20 root under 2 upon square root of 8 minus pi, right? ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है शॉर्टली आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट a free fall parachutes of mass 60 kg. देखिए एक मैन है जो कि पैराशूट से ड्रॉप हो रहा है, इसका मास 60 kg है, इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट्स एक्सपीरियंसेस द फोर्स एज शोन इन डायग्राम. सो एयर रेसिस्टेंस देखिए 900 का ऊपर की तरफ लग रहा है और जो उसका वेट है वो 600 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, राइट? सो हमसे पूछा ये गया है which line in the table gives the size and direction of the acceleration of the parachutes at this instant. तो हमारे पास ये 4-5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5. हमें बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इस पर्सन का. चलिए तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. देखिए इसमें नेट फोर्स क्या लग रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स? तो नेट फोर्स लग रहा है 900 ऊपर की तरफ माइनस 600 डाउनवर्ड. सो ओवरऑल 300 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है.
क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ये किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस ज्यादा है। और हमें पता है कि नेट फोर्स is equal to mass into acceleration. We can write it, force is equal to mass into acceleration. So 300 Newton is the net force, mass is 60 kg, so we have to find A. And देखिए यहाँ से ये भी पता चलता है फोर्स एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। So we can find 300 upon 60 is equal to A. That is A is equal to 5. डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स भी जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था। सो वी कैन से इट्स वैल्यू विल बी 5 एंड डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। Question is saying, if you look at a clock, the time is 9:45. देखिए, let us suppose this is 12, this is 6, this is 3, this is 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टाइम जो हो रहा है अभी 9:45 हो रहा है। सो 9:45 में जो मिनट हैंड होगा वो 9 से थोड़ा सा आगे होगा, और 45 वाले में जो मिनट हैंड होगा वो 45 पे होगा। दिस इज द आवर हैंड, दिस इज द मिनट हैंड। तो हमसे ये पूछा गया है कि दोनों में एंगल कितना होगा। देखिए 0 डिग्री नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्टली सोचेंगे तो आवर हैंड 9 पे नहीं होगा, 9 से थोड़ा आगे होगा। बल्कि अगर कहा जाए तो ये 10 के अप्रोक्सीमेट पहुंच चुका होगा। अगर मैं इसको और थोड़ा प्रिसाइजली बनाने का ट्राई करूँ तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, लगभग लगभग 10 तक पहुंच चुका होगा आवर हैंड, राइट। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, इसको निकालना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन। उसके लिए कुछ फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। हालांकि मैं ट्राई करता हूँ कि उन फैक्ट्स को आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए क्या याद रखना है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, वॉट एवर। आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है, राइट। अगर इसका एक्सप्लेनेशन में देने का ट्राई करूं तो चलिए एक्सप्लेनेशन भी मैं दे देता हूं। चलिए देखिए, तो बेसिकली कैसे, मान लीजिए अभी ठीक 12 o'clock हो रहा है, मतलब आवर हैंड भी, सॉरी, आवर हैंड भी देखिए बिल्कुल 12 पे होगा और मिनट हैंड भी 12 पे होगा, राइट। दिस इज माई मिनट हैंड एंड दिस इज माई आवर हैंड, दिस इज आवर, दिस इज मिनट। और अभी एग्जैक्टली 12 o'clock हो रहा है। तो देखिए आफ्टर 60 मिनट मतलब 1 घंटे के बाद, ठीक है, ये जो मिनट हैंड है, जो, करेक्टेड, दिस इज नॉट आर, दिस इज बेसिकली मिनट हैंड। ये जो मेरा मिनट हैंड है 60 मिनट के बाद वापस से कहाँ आ जाएगा, 12 पे ही आ जाएगा, राइट। 1 o'clock होगा, आप समझिए यहाँ पे, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 घंटे के बाद मिनट हैंड, आवर हैंड तो देखिए 1 पे होगा, दिस इज द आवर हैंड, बट मिनट हैंड वापस से कहाँ आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। तो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में टोटल 360 डिग्री मूव करती है मिनट हैंड। तो 1 मिनट में अगर मुझे देखना होगा तो क्या होगा, 360/60 डिग्रीज मूव करेगी, डेट इज अ 6 डिग्री मूव हो जाती है मिनट हैंड। याद रखना है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, राइट। अब चलिए आवर हैंड के लिए बात करते हैं। आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री मूव करती है, देखिए इसी 60 मिनट में, अगर आप ध्यान से देखें, इसी 60 मिनट में, राइट, आवर हैंड कितना मूव की है, देखिए इट्स इक्विवेलेंट टू 5,
राइट। यहाँ पे देखिए 12 से 1 के बीच में कितना मिनट होता है, 12 से 1 के बीच में हम 5 मिनट मानते हैं, राइट। 12 से 1 के बीच में कितना मिनट मानते हैं, 5 मिनट मानते हैं मिनट हैंड के हिसाब से। और ये मिनट हैंड अगर यहाँ से यहाँ मूव करती तो कितना डिग्री एंगल मूव करती, 30 डिग्री। 5 मिनट में 5 × 6, इसका मतलब 30 डिग्री मिनट हैंड यहाँ से यहाँ मूव करती। अगर मिनट हैंड यहाँ से यहाँ मूव करती तो कितना एंगल बनता, 30 डिग्री। तो एंगल तो सेम ही होगा, चाहे वो मिनट हैंड मूव करे या आवर हैंड मूव करे। तो हम लिख सकते हैं 60 मिनट में आवर हैंड 30 डिग्री मूव करती है। तो 1 मिनट में, इन 1 मिनट, आवर हैंड विल मूव 30/60, दैट इज द 1/2, हाफ डिग्री ही मूव करती है, राइट। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल याद रखना है मिनट हैंड और आवर हैंड का। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसा सोचिए कि स्टार्टिंग हम कहाँ से सोच रहे हैं, 12 से सोच रहे हैं। मिनट हैंड आवर हैंड दोनों कहाँ पे है, दिस इज द आवर हैंड एंड दिस इज द मिनट हैंड एट 12 o'clock। ठीक है। तो 9:45 में मिनट हैंड कितनी मूव की होगी, मिनट हैंड यहाँ से पूरा ये मूव करते हुए यहाँ तक आई होगी 45 मिनट। तो देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 45 मिनट में कितना डिग्री मूव किया होगा, 6 × 45, दैट इज द 270 डिग्री। यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये 270 डिग्री है। चलिए आवर हैंड की बात करते हैं। तो आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, वी कैन से 60 मिनट में 30 डिग्री। और वी कैन से 1 आवर में 30 डिग्री। ठीक है। अब 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है, तो 9 घंटे में कितना मूव करेगी, 9 आवर में मूव कर जाएगी 30 × 9, दैट इज द 270 डिग्री। देखिए ये केवल 9 घंटे का मूवमेंट है। अभी 45 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग आगे मूव करना है। अभी ये 45 मिनट के करस्पॉन्डिंग भी आवर हैंड को आगे मूव करना है। तो देखिए हमें पता है 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है आवर हैंड, तो 45 मिनट अगर और मूव करेगी तो कितना मूव करेगी, 45/2 डिग्री, इट मीन्स 22.5 डिग्री मूव करेगी। तो टोटल जो एंगल हो जाएगा दैट इज द 270 प्लस 22.5 डिग्री, दैट इज द 292.5 डिग्री। देखिए इसको अगर हम समझे डायग्राम में, तो ये एंगल कहाँ है, या और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो एंगल है वो 292.5 डिग्रीज है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज 292.5 minus 270 degree, that is equal to 22.5 degree. This will be our answer. So our option will D will be our answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन, just a minute, shown represent a wave of wavelength 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए लैम्डा दिया हुआ है, इट इज द 1.5 सेंटीमीटर। सो पूछा क्या गया है हमसे, यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द वेव। सो स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा इज गिवन दैट इज द 1.5, व्हाट इज द न्यू, न्यू इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है, आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी समझ सकते हैं, राइट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज how much repetition in 1 second, right? और we can say frequency is equal to 1/time period। अगर आप फॉर्मूला की बात करें तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/time period। टाइम पीरियड कैसे निकलता है, देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, राइट। एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। देखिए एक वेव कंप्लीट कैसे हो रहा है, आप मान ली यहाँ से स्टार्टिंग देख रहे हैं, तो रिपीटेशन देखना है, क्या वेव रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, क्या वेव रिपीट हो रहा है, नहीं। क्या वेव रिपीट हो रहा है, नहीं। नहीं। क्या वेव रिपीट हो रहा है, नहीं। क्या वेव रिपीट हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। यस।
टू के बाद अगर आप देखेंगे, टू के बाद वेव रिपीट हो रहा है क्या? यस, टू के बाद देखिए वेव रिपीटेशन मोड में है, यहाँ से देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, ये चीज रिपीट हो रही है। तो ये एक वेव कंप्लीट होने में कितना समय लगा? तो 2 सेकेंड लगा। तो इसकी जो टाइम पीरियड हो गई, its time period is 2 second. So frequency is equal to 1 by 2 hertz, we can say it hertz. So speed of the wave will be 1 by 2, that is the frequency, into lambda is 1.5. So you can write 1 by 2 into 1.5, basically 3 by 2. So we can say it's 3 upon 4 centimeter per second, because its wavelength is in centimeter. So let us check the answer. 3 upon 4 will be 0.75 centimeter per second. So our option will be C. This is the correct answer. So I hope you are getting this solution and revising your concept very well. So let us see this question. Question number 5. Which of the expression below has the largest value for x lying between 0 to 1? अगर x 0 से 1 के बीच में है, अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में है, तो लार्जेस्ट वैल्यू में से कौन है? देखिए इसमें जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो बता देता हूँ पहले। अगर आपका x 0 से 1 के बीच में हो, और अगर आप पावर इंक्रीज करते हैं, अगर हमारे पावर इंक्रीज होती है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 0.1। सो 0.1 रेज टू पावर 1 देखिए 1 होगा, 0.1 रेज टू पावर 2 जो होगा 0.01 होगा, 0.1 रेज टू पावर 3 जो होगा 0.001 होगा। तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे मेरी पावर इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात है, अगर आप इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा होगा वैल्यू बढ़ेगी, 1/0.1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और भी इनइक्वालिटी के रूल्स हैं, बट इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ x की वैल्यू मान लें, लेट अस सपोज x की वैल्यू मैंने 0.1 मान ली, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/0.1, दैट इज अ 10। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.01। ये तो और भी छोटी हो गई। ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 0.1, दैट इज 1/1.1, दैट इज इक्वल टू 10/11। देखिए ये भी लेस देन 1 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। ये क्या हो जाएगा, 1/√0.1, we can say 1/√1/10, so we can say it's √10/1, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होगी, राइट। √x/√0.1, ये तो लेस देन 1 ही होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रहा है वो 10 के लिए आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सॉल्यूशन को समझ रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज? सबसे पहले देखिए वोल्टेज होता क्या है। सो वोल्टेज इज बेसिकली work done per unit charge, work done per unit charge। v is equal to work done upon q, ये हमने पढ़ा है। जब इंफिनिटी से क्या होता है, जब इंफिनिटी से मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज है, और आप इंफिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को अगर पकड़ के, है ना, उसके किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ता है, राइट, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज एट पॉइंट पी। सो इट्स बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और भी वी से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले हैं, आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है एम्पियर पर ओम, एम्पियर और ओम से रिलेटेड देखिए हमारे पास v इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एम्पियर पर ओम नहीं, एम्पियर इनटू ओम होना चाहिए था। सो दिस इज रॉन्ग। कुलम्ब पर जूल, देखिए v इज इक्वल टू होता है W/Q, इट मीन्स जूल पर कुलम्ब, राइट, बट ये उल्टा कह रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड कैसे सोचेंगे, देखिए जूल पर सेकेंड दैट इज जूल पर सेकेंड। जूल हो गई आपकी वर्क डन की यूनिट, और सेकेंड हो गई टाइम की यूनिट। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज बेसिकली पावर, इट्स नॉट वोल्टेज, सो इट्स ऑल्सो रॉन्ग। न्यूटन पर कुलम, देखिए न्यूटन पर कुलम, इट्स न्यूटन पर कुलम। नीचे में कुलम तो आ रहा है
है ना। देखिए यहाँ पे नीचे में कुलम तो आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्या ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट दे सकता है क्या। क्योंकि न्यूटन क्या होता है, वर्क फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वर्क डन से रिलेटेड है, मैं वर्क डन के रिलेशन में जाना चाहता हूँ। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो वर्क डन का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, सो न्यूटन इज इक्वल टू वर्क डन का हो जाएगा जूल, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर। सो जूल पर मीटर, लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस, जूल पर मीटर, और दिस इज कूलम। सो जूल पर कूलम, यू नो, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इज वोल्टेज, और ये नीचे में मीटर हमारा रह गया। सो दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ वोल्टेज, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन बचता है वॉट पर मीटर। देखिए वॉट पावर है, ये एम्पियर, एम्पियर करंट हो गया। सो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। सो V इज इक्वल टू पावर अपॉन आई, दैट इज द वॉट पर एम्पियर, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ई। तो देखिए ये इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं थोड़े अच्छे लेवल के, थोड़े जो इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा वो भी मैं कवर करूंगा, जो कि आपके इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।